हेलो एवरीवन। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो दिल्ली सल्तनत, द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, ये चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। ये क्लास 7 का चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 क्लास 7 का हिस्ट्री में ये टॉपिक आता है। हम लोग दिल्ली सल्तनत देखेंगे। सो द फर्स्ट स्लाइड, द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। ये जो टर्निंग पॉइंट आता है 1192, मोहम्मद गोरी ये पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल ऑफ तराई में हराते हैं 1192 में। बैटल ऑफ तराई होता है जिसमें मोहम्मद गोरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को हराता है। ये युद्ध जो है ये काफ़ी क्रूशियल बैटल माना जाता है, जिससे कि भारत में अफगान और टर्क्स रूल का एस्टेब्लिशमेंट होता है। अफगान और टर्क्स रूल्स जो होते हैं भारत में अब एस्टेब्लिश होते हैं। सल्तनत पीरियड देखते हैं तो सल्तनत पीरियड जो है 1206 से स्टार्ट होता है और 1526 सीई तक आता है। होता क्या है कि मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हराता है, पावर वो 1206 ईस्वी में लेता है और भारत पर सल्तनत का रूल जो होता है 1526 तक होता है। उसके बाद मुगल साम्राज्य जो है आ जाता है, दिल्ली सल्तनत खत्म होके। इस कालखंड को हम लोग सल्तनत क्यों कहते हैं? तो सल्तनत क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पीरियड में जो भी रूलर्स हुए वो अपने आप को सुल्तान्स मानते थे। सुल्तान इसी वजह से जो है इस पीरियड को जो है सल्तनत पीरियड कहा गया है। ठीक है। और 5 जो डायनेस्टीज यहाँ पर रूल किए हैं, जो 5 डायनेस्टीज रूल किए हैं, उसमें स्लेव डायनेस्टी जिसे मुल्मुक डायनेस्टी भी कहा जाता है, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोदी डायनेस्टी। ये 5 डायनेस्टीज मिलके जो है इस कालखंड में 1206 से लेके 1526 ईस्वी के बीच में जो है रूल किए हैं। स्लेव डायनेस्टी की बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम मुल्मुक्स डायनेस्टी भी कहा जाता है। स्लेव डायनेस्टी जो तात्पर्य आता है, इसकी शुरुआत जो है मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद से होती है। मोहम्मद गोरी आफ्टर विनिंग द बैटल ऑफ तराई, उसके कुछ समय बाद वो वापस अफगानिस्तान चला जाता है और अपने एक काफ़ी ट्रस्टेड स्लेव जनरल को अपॉइंट करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का काफ़ी ट्रस्टेड स्लेव होता है जो कि भारत पर रूल कर रहा होता है। और मुल्मुक का मतलब होता है कि स्लेव और ओन्ड, खरीदा हुआ या फिर दास। ठीक है। Because these rulers begins their career as slave generals, it is popularly called slave dynasty। क्योंकि स्लेव जनरल्स के द्वारा ये पूरी डायनेस्टी रूल की गई, इस वजह से इस डायनेस्टी को जो है स्लेव डायनेस्टी कहा गया। सबसे पहला देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से लेकर 1210, मतलब 4 साल का काफी छोटा कार्यकाल रहा इनका। पहले सुल्तान थे ये स्लेव डायनेस्टी के। इसमें जो है फाउंडर एंड फर्स्ट ऑफिशियल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। उसके बाद से जो है ये टेरिटरी जो रूल किए, अफगानिस्तान, आज के समय में मॉडर्न अफगानिस्तान और नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का जो कुछ क्षेत्र था उस पर इनका राज्य रहा। कैपिटल की बात करते हैं तो इन्होंने लाहौर से, पहले जो राजधानी थी लाहौर थी, वहां से शिफ्ट करके जो है ये दिल्ली को लेके आते हैं कैपिटल को। और इन्होंने अपने जेनरोसिटी, काइंडनेस की वजह से इन्हें जो है लख बख्श कहा जाता था, गिवर ऑफ लैक्स। बहुत ज़्यादा जेनरोसिटी, काइंडनेस शो करते थे, दान करते थे, इस वजह से इसे जो है लाख बख्श कहा गया है, गिवर ऑफ लैक्स। इनकी आर्किटेक्चरल लेगेसी क्या है? तो आर्किटेक्चरल लेगेसी में हम लोग देखते हैं कि इन्होंने कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क का निर्माण कराया दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में इन्होंने बनवाया। उसके बाद कुतुब मीनार का इन्होंने स्टार्टिंग किया, कंप्लीट नहीं करवाया, स्टार्टिंग करवाया, उसके बाद मर गए। 4 साल का ही कार्यकाल है। और 1210 में ये पोलो गेम खेल रहे थे, उस दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। पोलो गेम होता है जिसमें घोड़े पर बैठ के एक डंटे की मदद से, स्टिक की मदद से बॉल को या फिर किसी जानवर को इधर उधर फेंकना रहता है, उससे खेलना रहता है। तो उसी दौरान घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ये एक छोटा सा कार्यकाल है। ये है आपका कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो दिल्ली में है, और ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, और कुतुब मीनार हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड इज
शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ये अब सेकंड जनरेशन आ रहा है स्लेव डायनेस्टी का। 1210 के बाद से 1236 इनका कार्यकाल जो है करीब करीब 26 साल का। तो इन्हें ही एक्चुअल रूलर कहा जाता है, रियल फाउंडर जो है दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि 4 साल के कार्यकाल में क्या ही एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी रिफॉर्म उस समय लाया जा सकता था। सो जो एक्चुअल रियल माना जाता है वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश को ही माना जाता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद होता है, सन इन लॉ होता है, ठीक है। हिस्टोरिकल स्टेटस की बात करते हैं तो एक्चुअल और रियल फाउंडर माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। इसने जो है लाहौर से दिल्ली जो राजधानी को शिफ्ट करना था ये कंप्लीट किया, और साथ ही साथ जो है हिंदुस्तान की राजधानी घोषित की दिल्ली को, पूरे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली को घोषित करता है ये। कंसोलिडेशन, सक्सेसफुली सप्रेस्ड इंटरनल रिवेलियन एंड स्ट्रेंथन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेजन। साथ ही साथ जो साम्राज्य के अंदर जो भी दिक्कतें थी उनको कंसोलिडेट करना, सारे रिबेलियंस जो भी बगावत हो रही है नोबल्स के द्वारा उसको सप्रेस करना। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि जो बॉर्डरी एरिया है, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जिधर से मंगोल्स जो है सेंट्रल एशिया से भारत में हमला कर रहे होते हैं, उसको रोकना, प्रिवेंट करना। फॉर्म द चालीसा, एक 40 ग्रुप का नोबल बनाता है, नोबल मैन जो उस समय के नोबल्स होते हैं। 40 टर्क्स, अफगान टर्क्स ग्रुप के जो है नोबल्स बनाते हैं ताकि जो है वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इनको हेल्प करें, मदद करें, ताकि प्रशासन जो है, इनका शासन जो है अच्छे से चल सके। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240, इनका भी कार्यकाल 4 ईयर्स का ही रहा है, 4 साल का, छोटा पीरियड है। द टेल ब्लेजर लीनियज, डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश, ये इल्तुतमिश की बेटी होती है। पहली महिला, मुस्लिम महिला रूलर है जो दिल्ली पर शासन की, पहली मुस्लिम महिला, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर, वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली। जो आम प्रचलन था उससे जो है हटकर जो है ये कार्य किया इन्होंने। पहली महिला थी, उस समय जो भी नोबल्स थे वो फीमेल को एक्सेप्ट नहीं करते थे, जो भी उस समय के कट्टरवादी ऑर्थोडॉक्स पीपल थे वो फीमेल्स को एज अ रूलर वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। Abandon the while and wore traditional male attire while attending open court, जब भी राजा का दरबार लगता था उसमें जो है ये पर्दा सिस्टम को नेग्लेक्ट करके, और जो पुरुष प्रधान जो वियर था, जो कपड़े थे पुरुषों के द्वारा, सुल्तानों के द्वारा पहने जाते थे, वैसे वस्त्र पहनकर ये कोर्ट अटेंड करती थी। साथ ही साथ इन्होंने मलिक यकूत, मलिक यकूत, ये नाम ध्यान से रखना है याद। मलिक यकूत एक एब्सीनियन स्लेव था जिसको कि इसने, एक टर्क नहीं था, ये टर्क नहीं था, उसको जो है इसने जो है अपने स्टेबल, रॉयल स्टेबल का सुपरिटेंडेंट बना दिया था, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दिया था अपने। साथ ही साथ इनको जो भी टर्किश नोबल थे, टर्क्स नोबल थे, उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध फेस करना पड़ता था। और जो चालीसा, इसके पहले जो इल्तुतमिश ने बनाया था, जो सारे एडमिनिस्ट्रेशन को रूल रेगुलेट करने के लिए, सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, वो चालीसा जो है रजिया सुल्तान के खिलाफ, क्योंकि ये एक महिला है और महिला के अधीन उनको रहना पड़ रहा है, इस वजह से जो है वो साजिश करके और 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या करवा देते हैं। नेक्स्ट इज रजिया के बाद आते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद, 46 से 66 तक का कार्यकाल है। ये फिगर हेड एरा है। फिगर हेड एरा का मतलब ये एक दिखावटी राजा के रूप में, सुल्तान के रूप में बैठा दिया गया। एक्चुअल पावर जो है वो बैक हैंड किसी के पास है, दूसरे किसी के पास है, पीछे से कोई संचालित करे, एक मुखौटा राजा बना दिया गया, रिमोट कंट्रोल पर चल रहा है। सर्व मियरली एज अ फिगर हेड रूलर, ठीक है, दिखावे के लिए ये राजा थे, सुल्तान थे। एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री पावर वॉज एंटायरली हेल्ड बाय गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन जो था एक्चुअल मैन था, जो पूरे रीजन को रूल कर रहा था ऑन द फिगर ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद के पीछे जो है गियासुद्दीन बलबन था और वो जो है रूल कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहा था। सक्सेशन की बात करते हैं तो नसीरुद्दीन के मृत्यु के बाद से जो है बलबन, ये गियासुद्दीन बलबन जो है अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देता है। अब नसीरुद्दीन मोहम्मद के
मृत्यु के बाद गियासुद्दीन बलबन जो है आपका रूलर बन जाता है अपने आप को, चूंकि पहले से उसको एक्सपीरियंस है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन सारे नोबल्स को जो है अपने फेवर में कर रखा है। जैसे ही इसकी मृत्यु होती है वो अपने आप को खुद को राजा डिक्लेयर कर लेता है। अब गियासुद्दीन बलबन की देखते हैं तो 1266 से लेकर 1287 के बीच में रूल ऑफ आयरन। रूल ऑफ आयरन का मतलब क्या हुआ जी, काफ़ी कठोर राजा था, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ए फॉर्मर टर्किश स्लेव हु रूज टू बिकेम द सुल्तान, एक टर्किश स्लेव है, दास है, जो कि एक सुल्तान बन जाता है हिंदुस्तान का। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, बड़ी कठोर पॉलिसीज बनाता है, पॉलिसीज नीति जो नियम बनाता है, काफ़ी स्ट्रिक्ट जस्टिस सिस्टम रहता है। और पर्शियन कस्टम की बात करते हैं तो जिसमें पर्शियन कोर्ट एंड कस्टम जो सजदा है, सजदा ये टर्म ध्यान में रखना है, सजदा एंड पियोबिस ये जो है लागू करता है। एक्चुअली क्या है कि जैसा कि इस्लामिक टर्म्स में अगर बात करते हैं, इस्लामिक कोर्ट्स में बात करते हैं तो जो भी इस्लामिक को फॉलो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के समक्ष जो है सजदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गियासुद्दीन बलबन था वो खुद कहा कि जो है राजा जो होता है, जो सुल्तान जो होता है वो अल्लाह का ही स्वरूप होता है, जो धरती पर रूल करने के लिए आया उन्हीं का बंदा होता है। इस वजह से जो भी नोबल्स हैं, लोग हैं, वो जब भी दरबार में आएंगे तो सुल्तान को देखने के साथ ही जो है वो सजदा, सजदा मतलब झुक कर नमन करना, और पियोबिस माने उसके पैरों को चूमना जो होता है, किसिंग द सुल्तान फीट्स एंड प्रोस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये करना सिस्टम चालू कर दिया। फिलोसफिकल रूल क्या था, इंट्रोड्यूस द डिवाइन किंगशिप थ्योरी, वही राजा जो है वो भगवान का स्वरूप है, ऊपर से भेजा गया है। डिफेंडेड द किंगडम फियरलेसली अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेजन, जो भी विदेशी आक्रांता थे उनसे देश को बचा रहा था, अपने साम्राज्य को बचा रहा था। डोमेस्टिक पॉलिसी की बात करते हैं तो रूथलेस ब्लड एंड आयरन पॉलिसी था, खून के बदले खून, या फिर जो है काफ़ी सशक्त नीतियाँ जो थी, पनिशमेंट जो था बहुत स्ट्रिक्ट था, रॉबर्स एंड रिबेलियस जमींदार के लिए, वैसे जमींदार जो राजा को उसके हक का जो है चीज़ प्रदान नहीं कर रहे हैं उसके लिए जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स थे, पॉलिसीज थे। एंड ऑफ द एरा की बात करते हैं तो मुल्मुक डायनेस्टी जो होता है वो इसके मृत्यु के बाद से तो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी जो है 1290 में जो है अपने पावर को सीज कर लेता है। मतलब ये मरते हैं, उसके 3 साल बाद इसके बाद जो भी नेक्स्ट रूलर आते हैं उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, जिसके वजह से जो है आपका मुल्मुक डायनेस्टी गियासुद्दीन बलबन के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट फेज हुआ, जो कि हम लोग देखे कि इसमें गियासुद्दीन बलबन कैसे जो है स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज के साथ जो है रूल किया, और उसके जस्ट जाने के बाद से जो नेक्स्ट रूलर आया वो उतना सक्षम नहीं था कि वो पूरे साम्राज्य को कंट्रोल कर सके, और आपका जलालुद्दीन खिलजी जो है आता है और खिलजी डायनेस्टी की स्थापना करता है। ये गियासुद्दीन बलबन का एक दरबार का पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है सजदा कर रहा है, उनको हैंड को किस कर रहा है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट डायनेस्टी, अब अगली डायनेस्टी पर जाते हैं जिसका नाम है खिलजी डायनेस्टी, जो 1290 से लेकर 1320 तक जो है आपको देखने को मिलता है। 1290 से लेकर 1320 तक जो है खिलजी डायनेस्टी का रूल होता है। राइज ऑफ खिलजीज, फाउंडर जो होता है वो जलालुद्दीन खिलजी है, और इसके जो प्रमुख रूलर हैं खिलजी डायनेस्टी के उसमें आता है जलालुद्दीन खिलजी, और दूसरा आता है अलाउद्दीन खिलजी। जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, और भी रूलर्स हैं लेकिन द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टीज आर जलालुद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। 1290 से लेकर 1296 6 साल का कार्यकाल इसका रहा है। यह खिलजी डायनेस्टी का संस्थापक है, फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, वो है आपका जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, उसके साथ ही साथ सीज द थ्रोन ऑफ दिल्ली बाय किलिंग बलबन ग्रैंडसन। गियासुद्दीन बलबन लास्ट रूलर था, उसके नाती को, ग्रैंडसन को जो है किल करके जो है ये जलालुद्दीन खिलजी जो है अपने थी को
किंगडम को, डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करता है एज अ सुल्तान ऑफ द हिंदुस्तान। एक्टेड एज द ऑफिशियल फाउंडर ऑफ द शॉर्ट लिव्ड बट हाईली इंपैक्टफुल खिलजी डायनेस्टी। काफ़ी छोटा कार्यकाल है आप देखेंगे तो, लेकिन काफ़ी इम्पैक्टफुल है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, बहुत सारी चीज़ों की गई हैं इस दौरान। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल देखते हैं, ये थोड़ा सा लंबा पीरियड रूल किया है अगर आप देखें जलालुद्दीन के कंपैरिजन में। जैसे इंपेरियल एक्सपेंशन एसेशन बिकेम द रूलर आफ्टर किलिंग हिज प्रेसिडेंट जलालुद्दीन खिलजी। अब देखिए ये भी कैसे बना, ये अपने पूर्वज जो अलाउद्दीन था, जलालुद्दीन था, उसको मार के अलाउद्दीन बनता है, किल कर देता है, मार देता है। रेपुटेशन की बात करते हैं, ग्रेटेस्ट मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, मतलब पूरे दिल्ली सल्तनत का जो सबसे इम्पोर्टेंट महानतम एडमिनिस्ट्रेटर, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव रूलर माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। गवर्नेंस की बात करते हैं तो हाईली एफिशिएंट इंपीरियल स्पाई सिस्टम को स्टैब्लिश करता है। बलबन के दौरान जो है स्पाई सिस्टम को रिवाइव किया गया था। बलबन जो था वो अपने रूल को प्रमुख करने के लिए, स्लेव डायनेस्टी में गयासुद्दीन बलबन जो लास्ट रूलर था, वो स्पाई सिस्टम, स्पाई नेटवर्क को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखा था, ताकि जो है वो किसी भी प्रकार के रिविलियन को जो है पता कर सके कि कौन मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। सारे साम्राज्य में, पूरे देश में, फॉरेन में फैला के रखा था। उसी चीज़ को ये भी रिवाइव करता है, ताकि जासूस जो होंगे उसे गुप्त सूचनाएं प्राप्त करेगा और इससे पहले से ये सतर्क रहेगा। ठीक है, स्पाई सिस्टम को रिवाइव करता है। स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। इंपीरियल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो हाईली एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, मतलब विस्तारवाद की नीति, अपने साम्राज्य को एक्सटेंड करना, बहुत ज़्यादा बढ़ाना, उस पर ये ज़्यादा फोकस करता है। कहाँ तक फैला देता है? मदुरई। मदुरई कहाँ है जी? चेन्नई में पाया जाता है। आज के समय में चेन्नई तक जो है इसकी जो है आप क्या कह सकते हैं टेरिटरी फैल चुकी थी, और अशोका के साम्राज्य के बराबर इसकी टेरिटरी हो गई थी। अशोका द ग्रेट जो हम लोग पढ़ते हैं, उसका जितना बड़ा साम्राज्य था उतना बड़ा साम्राज्य जो है अलाउद्दीन खिलजी अपने कार्यकाल में कर लिया था। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का एक ट्रस्टेड डेप्यूटी जनरल होता है, और इसके एक हैं अमीर खुसरो, इसके दरबार में एक कवि होते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो जो है खिलजी के दरबार का कवि है, और ये मलिक कफूर जो है डेप्यूटी जनरल है। इसका दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, नाम है जिसको कि आपको याद रखना है। इंक्लूसिविटी की बात करते हैं तो प्रोटेक्टेड इंडियन फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन, ओपन पब्लिक सर्विसेज टू ऑल कम्युनिटीज। इसमें क्या आप देखते हैं, पॉलिसीज में जो चेंजेस आप देखते हैं कि इसमें जो है फॉरेन इन्वेजन से भारत को प्रोटेक्ट करता है, मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो मंगोल्स के द्वारा हमेशा अटैक किया जाता है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और दूसरा चीज़ जो है पब्लिक सर्विसेज, जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रूल है, जैसे आज के समय में डीएमएसपी या फिर थाने में जो एसएचओ होता है या फिर सीओ होता है, बीडीओ होता है, वो उस समय भी वैसे एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे। तो पहले के रूलर्स जो थे वो सिर्फ टर्क्स और अफगान्स को ही अपॉइंट करते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने जो है नेटिव लोगों के लिए, भारतीय लोगों के लिए भी वो पोजीशन को ओपन कर दिया, और उनको भी जो है वो अधिकार दिया कि आप भी जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज अलाउद्दीन खिलजी रिफॉर्म। क्या क्या रिफॉर्म्स, परिवर्तन लाए इसने? तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मार्केट रिफॉर्म्स एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। ये तीन प्रमुख चीज जो है हमें अलाउद्दीन खिलजी को देखने को मिलते हैं। क्या है? लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या किया इसने जो है, रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बेस्ड ऑन द स्ट्रिक्ट लैंड मेजरमेंट, मतलब नाप को जो है फिक्स्ड कर दिया। लैंड के मेजरमेंट के लिए फिक्स्ड एक नियम ला दिया, जिसमें कि बांस होता था और उस बांस में जो है दोनों साइड आयरन लगे रहते थे, और फिक्स्ड मेजरमेंट हो गया लैंड मेजर। उसी हिसाब से आपको टैक्स देना है, जितना आपका जमीन होगा उतना आपको टैक्स पे करना है। नेक्स्ट इज स्पेशल ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्स कलेक्शन। सिर्फ टैक्स कलेक्शन के लिए जो है अलग से अधिकारी को नियुक्त कर दिया कि उनका काम है सिर्फ टैक्स ही कलेक्ट करना। मार्केट रिफॉर्म की बात करते हैं तो स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल, प्राइस को कंट्रोल कर दिया गया। मार्केट रिफॉर्म्स में देखते हैं तो जो भी सामान होते हैं उसके लिए फिक्स प्राइस कर देता है, हर दाम को नियंत्रित कर दिया जाता है। मार्केट को तीन कैटेगरी में बांटता है, फूड ग्रेन, क्लॉथ्स एंड स्लेव्स, एनिमल्स एंड कैटल्स। एक कैटेगरी ये होता है, एक क्लॉथ्स का होता है, एक फूड ग्रेन्स का होता है।
और कोई भी अगर इस सिस्टम को वायलेट करता है, प्राइसिंग को ऊपर नीचे करता है, तो उसके लिए बहुत कड़ी सज़ा होती है। ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, स्पाई नेटवर्क को बहुत ज़्यादा इफिशियंट और स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसके साथ ही साथ जो है हुलिया, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ इंडिविजुअल सोल्जर्स, मतलब रैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, रैंक ला दिया जाता है कि प्रॉपर जानकारी हो सोल्जर्स को कि उनको क्या रोल है। एंड नेक्स्ट इज दाग, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस टू प्रिवेंट सब्सटीट्यूशन, घोड़ों पर जो है निशान लगाया जाता था ताकि जो है वो दाग सिस्टम का मतलब होता है कि घोड़ों के ऊपर निशानी लगाया जाता है। ठीक है, ताकि जो है घोड़ा जो है रिप्लेस ना हो जाए। ऐसा देखा गया था उसके सिस्टम में कि वो बढ़िया घोड़ों को और क्वालिटी चेंज हो जाती थी, तो जो घोड़ा युद्ध में इफिशियंट नहीं हो पाता था, तो वो बढ़िया ब्रीड के घोड़ों पर जो है एक नंबर सिस्टम, दाग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट इज तुगलक डायनेस्टी। अब आते हैं हम लोग थर्ड डायनेस्टी पर, जिसे तुगलक डायनेस्टी कहते हैं। तो फाउंडेशन एंड की रूलर्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक होते हैं। तुगलक डायनेस्टी के संस्थापक जो हैं वो गयासुद्दीन तुगलक हैं। मेजर रूलर्स जो हुए वो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये जो 3 प्रमुख शासक हुए इस कालखंड के। आते हैं गयासुद्दीन तुगलक पर। काफ़ी छोटा कार्यकाल, 5 साल का इनका कार्यकाल रहा है। 5 साल में ये क्या करते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ स्टेट्स, मतलब जो भी टेरिटरीज है उसको कंसोलिडेट करना, जोड़ के रखना, एकजुट करके रखना। थरली रीऑर्गेनाइज द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन, जो सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, उसको जो है रीऑर्गेनाइज करना, अपने तरीके से वापस उसमें चेंजेस लाना। मिलिट्री एक्सपीडिशन, मिलिट्री एक्सपीडिशन का मतलब होता है कहीं पे अपनी सेना को युद्ध के लिए भेजना। सेंट उगा खान टू सक्सेसफुली रीस्टोर रॉयल अथॉरिटी इन वारंगल, वारंगल में जो है सल्तनत का जो है आधिपत्य कम हो गया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो है उलगा खान को जो है भेजा था वारंगल में, जाइए मिलिट्री के साथ और वहाँ पर जो भी रेबिलियन है उसको सप्रेस कीजिए और वहाँ पर सल्तनत का कंट्रोल वापस से स्टैब्लिश कीजिए। नेक्स्ट, रिबिलियन सक्सेसफुली सप्रेसेस एक्टिव रिबिलियन इन गुजरात एंड बंगाल, गुजरात और बंगाल में भी जो है बहुत सारे विद्रोह देखने को मिले थे उस दौरान, जिसके लिए गयासुद्दीन तुगलक ने जो है उस रिबिलियन को भी सप्रेस किया गुजरात और बंगाल के। मेट एंड अल्टीमेटली डेथ व्हेन एन वुडन पेविलियन कोलैप्स ऑन टॉप ऑफ हिम, बैठा था ऊपर से जो है लकड़ी का एक पेविलियन उसके सर पर ही शरीर पर गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से लेकर 1351, अच्छा पीरियड है, 25-26 ईयर्स है। स्कॉलर सुल्तान इसे कहा जाता है, मतलब पढ़ा लिखा सुल्तान, इसको ज्ञान अच्छा था। ठीक है, इंटेलेक्ट की बात करते हैं तो पर्शियन, अरेबिक, टर्किश एंड संस्कृत लैंग्वेज में ये एक्सपर्ट था, इतने भाषाओं का जानकार था। इसी से इसे क्या कहा गया, स्कॉलर सुल्तान कहा गया है। प्रोफाउंडली नॉलेजेबल इन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन एंड फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मेडिसिन हो गया और फिलॉसफी हो गया, इन सब चीज़ों में जो है अच्छा उसके पास नॉलेज था, ज्ञान था। रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हाईली एम्बिशियस, ही इंट्रोड्यूस सेवरल एडवांस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस का मतलब किसी आकांक्षा को पाल के रखना कि हाँ ये अचीव करना है, तो वैसा ये रूलर था। और बहुत सारे एडवांस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं प्रशासन के क्षेत्र में। आउटकम्स जो होता है, मोस्ट ऑफ हिज रिफॉर्म्स फेल्ड spectrally due to poor execution and lack of planning, causing him to face mainly internal rebellion। सोच अच्छी थी, दूर दृष्टि तक सोचता था, अच्छा सोचता था, लेकिन जो भी रिफॉर्म्स थे वो सारे के सारे फेल कर गए। क्यों? क्योंकि जो एग्जीक्यूशन था, ग्राउंड पर उसको इम्प्लीमेंट करना था, वो फेल हो जा रहा था। उसके साथ ही साथ जो है कई इंटरनल रिविलियन इसको झेलने पड़ रहे थे, आंतरिक विरोध था, बगावत थी, जिसकी वजह से ये अपने पॉलिसीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट देखते हैं मेजर एक्सपेरिमेंट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। क्या क्या एक्सपेरिमेंट था इसका, जो इधर रिफॉर्म्स की बात किया हमने, रिफॉर्म्स का जो फेल कर गया, आखिरकार क्या क्या वो रिफॉर्म्स थे। तो इसमें आप देखते हैं शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल्स, राजधानी को बदल देना, चेंज कर देना, टोकन करेंसी का इंट्रोडक्शन करना और
स्टैंडिंग आर्मी एक्सपेरिमेंट। अब इसमें क्या है तो देखते हैं। सबसे पहला जो है शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, तो ये दिल्ली से राजधानी को हटाकर कहाँ लेके आता है, दौलताबाद। इसे लगता है कि मंगोल्स जो बार बार अटैक करते हैं तो दिल्ली काफ़ी नज़दीक है, जिसकी वजह से मंगोल जो है आसानी से, तो ये सोचता है कि महाराष्ट्र के दौलताबाद के पास पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर जो है अटैक करना किसी भी फॉरेन पार्टी के लिए जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, तो इस वजह से ये दौलताबाद में शिफ्ट करता है। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, कॉपर और ब्रास का ये कॉइन जो है सिल्वर और गोल्ड के बदले में जो है इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन बनाने के लिए ऐसा कॉइन बनाया जाता है राजा के द्वारा। इसका नतीजा क्या होता है कि आम जनमानुस अपने घर के अंदर सेम कॉइन्स इतना बना लेते हैं कि ट्रेजरी को, जो राज्यशाही जो खजाना होता है, उसको भारी लॉस होता है कि उसका खजाना वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, लोग अपना अपना बनाकर मार्केट्स में चला रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर फेल कर गया उसको। स्टैंडिंग आर्मी एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, रिक्रूटेड अ मैसिव स्टैंडिंग आर्मी एंड प्लान लार्ज स्केल मिलिट्री कैंपेन्स इन खोसरान, कराचल, बोथ प्लेन फील्ड। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है आर्मी को रिक्रूट कर लेता है मिलिट्री कैंपेन के लिए खुरासान और कराची की तरफ, लेकिन इसका वो भी प्लान फेल कर जाता है। फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं। नेक्स्ट रूलर 1351 से 88 तक। वेलफेयर एंड डिक्लाइन। वेलफेयर क्या है, सक्सेशन, तो मोहम्मद बिन तुगलक सक्सीडेड हिज कजन, अपने चचेरे भाई को, कजन मतलब मोहम्मद बिन तुगलक इसका चचेरा भाई, उससे जो है इसको जो है फिरोज शाह तुगलक को जो है मिलता है राजगद्दी। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंकरेज एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट, जो खेती बाड़ी है उसको प्रमोट करता है, व्यापार को प्रमोट करता है, और जो भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उस लोकल क्षेत्र के उसको प्रमोट करता है। बिल्ड मेनी न्यू टाउन्स एंड हेविली सपोर्टेड एजुकेशन एंड लर्निंग, नए नए शहरों का निर्माण कराना हुआ, या फिर जो है शिक्षा और ज्ञान पर जो है ज़्यादा विशेष ध्यान देना हुआ। द पावर एंड स्टेबिलिटी ऑफ दिल्ली सल्तनत वीकेंड ड्रामेटिकली आफ्टर हिज डेथ। इसकी मृत्यु के बाद, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद जो सल्तनत का जो पावर था पूरे रीजन पर वो काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं सैयद डायनेस्टी पर, जो 1414 से 1451 तक रहता है। ये डायनेस्टी काफ़ी छोटा सा पीरियड है, जिसमें फाउंडर जो है खिरज खान है, जो कि गवर्नर होते हैं मुल्तान के। मुल्तान का ये गवर्नर है जो बाद में दिल्ली सल्तनत पर काबिज हो जाता है। खिरज खान कैप्चर्ड दिल्ली इन 28 मई 1414 28 मई को जो है खिरज खान जो है दिल्ली पर कब्जा कर लेता है तुगलक डायनेस्टी का समापन होने के बाद। उसके बाद जैसे फिरोज शाह तुगलक के बाद जो भी शासक आए वो उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे कि वो चीज़ों को मेंटेन कर पाएँ, देख पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ। उनकी पॉलिसीज़ उतनी अच्छी नहीं थी, कंसोलिडेट करके नहीं रख पाए, जिसके वजह से जो है एक उसी का क्षेत्र का रीजन का जो आपका गवर्नर होता है वो दिल्ली पर आके कैप्चर कर लेता है। और सैयद डायनेस्टी में अलग अलग सक्सेसर देखते हैं तो वो है मुबारक खान, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, जो फाइनल रूलर जो है अलाउद्दीन आलम शाह वॉलंटरली एब्डिक्टेड द थ्रोन इन फेवर ऑफ बहुबल लोदी इन 1451। जो लास्ट रूलर है अपनी स्वेच्छा से बहलोल लोदी के लिए जो है गद्दी को छोड़ देता है। लोदी डायनेस्टी की बात करते हैं, 1451 से 1526 ई तक आता है। सबसे पहले इसके जो होते हैं बहलोल लोदी फाउंडर होते हैं लोदी डायनेस्टी के, इन्हीं के द्वारा यह डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया गया दिल्ली सल्तनत में। ये बहलोल लोदी कौन होता है तो फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब, पंजाब का ये गवर्नर होता है जो बाद में सल्तनत का हेड बन जाता है और 37 साल तक ये रूल करता है, 37 ईयर, अच्छा खासा पीरियड है। उसके बाद आते हैं सिकंदर लोदी, 89 से 1570 तक इनका रूल होता है। ये जौनपुर बिहार माने जो भी गंजेटिक प्लेन है, गंगा के क्षेत्र वाले प्लेन है, उन पर जो है अपना साम्राज्य को एक्सपेंड कर लेता है। ठीक है, नॉर्दर्न एरिया को भी वो कब्जा करता है। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 द फाइनल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इब्राहिम लोदी फाइनल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत फेस्ड हेवी अपोजिशन फ्रॉम रिबेलियस अफगान नोबल्स, और इसको जो है अपने ही जो नोबल्स हैं, अपने ही मिनिस्टर्स जो हैं, अफगान मिनिस्टर्स जो हैं, उसके द्वारा बहुत भारी बगावत फेस करना पड़ा, जिसके बाद से इब्राहिम लोदी के कालखंड में ही बाबर को
इसका चाचा इब्राहिम लोदी का एक चाचा है, वो जो है बुलाता है बाबर को, पत्र लिखता है कि आप आइए और भारत पर हमला कीजिए। बाबर को इनवाइट किया जाता है, इनवाइटेड टू इन्वेड इंडिया, और पहला बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। वैसे इब्राहिम लोदी के पास सेना काफ़ी बड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी हार जाता है क्योंकि बाबर के पास जो है गन वगैरह का इस्तेमाल उस समय यूज़ कर चुका रहता है। तो इस वजह से जो है इब्राहिम लोदी को हार फेस करना पड़ता है, डेथ होती है, मारा जाता है। आप एक सीन देख सकते हैं कैसे उस समय युद्ध वुद्ध हुआ करता था। नेक्स्ट इज, अब आते हैं हम लोग कि ओवरऑल दिल्ली सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा था। तो हम लोग देखते हैं चाहे कोई भी डायनेस्टीज़ हो, चारों पांचों डायनेस्टीज़ जो हैं उसमें जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रल था। एक राजा था जो कि सारी चीज़ों को रेगुलेट करता था, देखता था। तो सेंट्रल पावर स्ट्रक्चर था। सुल्तान्स के पास जो है एब्सोल्यूट हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन होते थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, प्रोटेक्ट करना एम्पायर को, फंक्शन को, कमांडर इन चीफ के तौर पर देखना आर्मी के, चीफ जस्टिस सिस्टम हुआ, प्रमुख किसी भी न्याय को जो है अल्टीमेट बोल देना, माने राजा कुछ बोल दिया, सुल्तान कुछ बोल दिया तो वो अल्टीमेट हो गया, वो चीज़ हो गया। नोबल्स एंड ऑफिशियल्स की बात करते थे, सुल्तान को उनके नोबल्स माने समझिए तो एक प्रकार के मंत्री उनको डे टू डे एक्टिविटीज़ में हेल्प करते थे, गवर्नेंस में हेल्प करते थे। वजीर था, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर आज के टर्म में हम लोग कह सकते हैं। अरीज ए ममालिक, हेड ऑफ द डिफेंस, जैसे आज के समय में ये डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे उस समय जो है हेड ऑफ डिफेंस जो था अरीज ए ममालिक कहा जाता था। इंचार्ज ऑफ रिकॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डेंस, जो भी खतियान उतियान जो भी माने रिकॉर्ड्स है, डेटाज है, उसको प्रोटेक्शन, उसको देखने के लिए दीवान ए इंशाह जो है नाम का एक पद हुआ करता था। मिलिट्री एंड टैक्सेशन सिस्टम, ये जो था सल्तनत का पिलर था। सेना और जो कर की व्यवस्था थी, सेना और कर, मिलिट्री एंड टैक्सेशन जो था यही सल्तनत का पिलर था, जिस पर जो है पूरा दिल्ली सल्तनत टिका हुआ था। आर्मी की बात करते हैं तो इसमें इन्फेंट्री मतलब पैदल सैनिक, कैवेलरी घुड़सवार, और साथ ही साथ फॉर्मिडेबल वॉर एलिफेंट, और युद्ध वाली जो हाथियाँ होती हैं उनका जो है संग्रह जो है था। मतलब ये मिलिट्री में आर्मी के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। वेपन्स क्या क्या यूज़ होते थे, तीर धनुष, स्पीयर, स्वॉर्ड, बैटल एक्स, डैगर, शील्ड, प्रोटेक्टिव आर्मर्स, मतलब सैनिक ऐसे नहीं कि खाली जा रहे हैं, उनके पास पूरा सुरक्षा कवच होता था, लोहा से, मेटल से बना हुआ पूरा शरीर को ढकने वाला जो है कवच होता था, प्रोटेक्टिव आर्मर होता था। जो टैक्सेशन सिस्टम थे वो 4 प्रकार के थे, जकात, खरज, खमस और जजिया। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के टैक्सेस हैं। जकात मतलब इस्लामिक टर्म में बात करें तो जिसके पास पैसा होता है वो धर्म होता है उसका कि कुछ प्रतिशत जो है वो दान दे सोशल वेलफेयर के लिए। खरज, ये जो नॉन इस्लामिक कल्टीवेटर्स होते थे, जो किसान वसान होते थे, उनको जो है 50% तक अपना क्रॉप जो है सुल्तान को देना पड़ता था। खमस ये इस्लामिक लोगों के लिए था, जिसमें कि 20% ऑफ देयर कल्टीवेशन देना। जजिया, अगर जो नॉन इस्लामिक पीपल हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको जो है अपने पूजा के लिए जो है, अपने मंदिरों को, अपने धर्म को मानने के लिए जो है कुछ प्रतिशत पैसा देना पड़ता था। तो ये अलग अलग टैक्सेशन थे जो उस रूल्स में आपको देखने को मिलते हैं। डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन, आखिरकार सल्तनत फेल क्यों हुआ, क्या कारण था कि दिल्ली सल्तनत जो है ख़त्म हो गया तुगलक्स के बाद से। तो पहला कारण जो आता है राइज ऑफ नोबेलिटी, मतलब जो मंत्रियों का वर्चस्व था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, जो वीक रूलर थे वो नोबेलिटीज़ के पास पावर ज़्यादा दे रहे थे, उनको छूट ज़्यादा दे रहे थे, जिसके वजह से खतरा बढ़ता है कि वो पावरफुल होते गए और वो जब भी कोई रूलर कमज़ोर होता था वो दिल्ली पर कब्जा कर लेते थे। दूसरा चीज़ है एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज, प्रशासन में गलतियां थी। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसके अंदर बहुत सारे वीकनेसेस थे, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी नहीं थी। फॉरेन इन्वेजन की बात करते हैं, बाहर से जो हमला होता है, ये भी एक प्रमुख कारण था। बार बार जो है बाहर से हमला हो रहा है, फ्रीक्वेंट ब्रूटल फॉरेन इन्वेजन से जो है आर्थिक स्थिति और पॉलिटिकल डैमेजेस जो होते थे बहुत ज़्यादा होते थे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। सोशल डिससेटिस्फैक्शन क्या था, जजिया जो था
कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनसे पैसा लिया जाएगा आपको अपना धर्म मानने के लिए। तो ये जो बाकी गैर मुस्लिम्स जो थे उनके बीच में राजाओं के प्रति, सुल्तान्स के प्रति जो है एफिनिटी नहीं था। उनके लगता था कि ये फॉरेनर्स हैं जो हम पर रूल कर रहे हैं, तो एक सामंजस्य नागरिकों का अपने सुल्तान राजा के प्रति नहीं था। फ्रैगमेंटेशन की बात करते हैं तो रिवोल्ट लेड टू द ब्रेकअप ऑफ एम्पायर गिविंग राइज टू इंडिपेंडेंट किंगडम लाइक विजयनगर एंड बहमानी। अब क्या हो रहा था, बहुत बार रिवोल्ट्स हो रहे थे, बगावत हो रहे थे, जिसके वजह से छोटे छोटे साम्राज्य जो है ग्रो कर रहे थे, जिसमें कि आपको विजयनगर, बहामी किंगडम्स देखने को मिलते हैं, जो इन्हीं रिवोल्ट्स के कारण जो है दिल्ली सल्तनत से अलग होकर जो है अपना वर्चस्व जमाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।